नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ऑटो रिक्शा चालक की कथित तौर पर पिटाई का मामला सामने आया है। यह घटना चालक की मराठी भाषा और महाराष्ट्र के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के बाद हुई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। इस घटना ने राज्य में भाषा विवाद को और भड़का दिया है। पुलिस के अनुसार यह घटना शनिवार को विरार रेलवे स्टेशन के पास एक व्यस्त सड़क पर हुई। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, ऑटो चालक को थप्पड़ मार रहे हैं और उसे पब्लिकली माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चालक, जो पालघर के विरार क्षेत्र में रहने वाला एक प्रवासी है, ने कथित तौर पर मराठी भाषा, महाराष्ट्र और मराठी हस्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। शिवसेना यूबीटी के विरार शहर प्रमुख उदय जाधव ने इस घटना का बचाव करते हुए कहा कि यदि कोई मराठी भाषा, महाराष्ट्र या मराठी लोगों का अपमान करने की हिम्मत करता है तो उसे सच्चे शिवसेना स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। हम चुप नहीं बैठेंगे। इस चालक ने महाराष्ट्र और मराठी मानुस का अपमान किया, उसे सबक सिखाया गया। जाधव ने यह भी दावा किया कि चालक को मराठी में माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें उसने भवेश पडोलिया, उनकी बहन और महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले चालक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह कह रहा था कि मैं हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, मराठी नहीं बोलता। इस बयान ने स्थानीय राजनीतिक समूहों और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की थीं। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है, लेकिन बताया कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि वे मामले की जांच कर रही है। ओडिशा के बालेश्वर स्थित फकीर मोहन कॉलेज की एक छात्रा के एक टीचर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। फिलहाल छात्रा अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस मामले पर मीडिया से बात की। सीएम मांझी ने कहा कि भुवनेश्वर एम्स में छात्रा का इलाज हो रहा है, उनकी हालत बेहद गंभीर है। एक मेडिकल टीम इलाज कर रही है। अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। अगर जरूरत पड़ी तो छात्रा को दिल्ली एम्स के लिए एयरलिफ्ट भी कराया जा सकता है। सीएम मांझी ने बताया कि उन्होंने छात्रा के परिवार और उसका इलाज कर रही डॉक्टरों की टीम से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सीएम के मुताबिक मामले की जांच शुरू हो गई है। जो भी रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि छात्रा, जिसने एक शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, ने शनिवार को संस्थान परिसर में कथित तौर पर खुद को आग लगा ली और 90% तक जल गई। पुलिस द्वारा यह जानकारी दी गई है। ओडिशा के बालेश्वर स्थित फकीर मोहन कॉलेज की एक छात्रा के एक अध्यापक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की कोशिश करने के मामले में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यपाल से संज्ञान लेने की अपील की है। नवीन पटनायक ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। टीचर की तरफ से उनसे बार बार सेक्सुअल फेवर की मांग की गई। प्रिंसिपल को लिखे एक पत्र में छात्रा ने कहा था कि उन्होंने पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया था। कई महीनों तक वो डर और पीड़ा में रहीं। फिर 1 जुलाई को उन्होंने परेशान होकर मदद की गुहार लगाई और सोशल मीडिया पर कई बड़े अधिकारियों को टैग करते हुए अपनी परेशानी बताई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवीन पटनायक ने आगे लिखा कि ये घटना सच्चाई को सामने लाती है कि उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री और केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री से बार बार गुहार लगाई। हमारे उच्च शिक्षा के फ्रेमवर्क में गवर्नर सरकारी यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं, वो एफएम कॉलेज के भी चांसलर हैं। मैं गवर्नर से अपील करता हूं कि वो इस मामले में संज्ञान लें और हस्तक्षेप करें ताकि छात्रा को न्याय मिल सके। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को धमकी देने वाले युवक को समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम पर कमेंट करके चिराग पासवान को धमकी दी थी। आरोपी 21 वर्षीय मोहम्मद मिराज है, जिसने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल चिराग पासवान को शुक्रवार को बम से उड़ाने और जान से मारने की धमकी मिली थी। यह धमकी इंस्टाग्राम के जरिए दी गई। जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से चिराग को धमकी दी गई उसका नाम मिराज ईडीसी था। पटना साइबर थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। यह जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भट्ट ने दी और अब पुलिस ने आरोपी मोहम्मद मिराज को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालविया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी का कथित अशोभनीय कार्टून बनाया था। केस दर्ज होने के बाद हेमंत ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वकील वृंदा ग्रोवर ने जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या पागची की बेंच के सामने यह याचिका पेश की। इस पर कोर्ट ने 14 जुलाई को इसे लिस्ट करने के लिए सहमति जताई है। वहीं इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मालविया को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि आरएसएस के एक स्वयंसेवक ने मई 2025 में हेमंत मालविया के खिलाफ एफआईआर कराई थी। उसके बाद हेमंत ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई। बीते मंगलवार को हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। पूरा मामला हैरत पैदा करने वाला है। प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति पर पहरेदारी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। गजा में इमरजेंसी सर्विस के अधिकारियों का कहना है कि रविवार को सेंट्रल गजा में पानी लेने गए 6 बच्चों सहित 10 लोगों की इस्राएली हवाई हमले में मौत हो गई। मृतकों के शव को नुसैरत के अल अफ्ता अस्पताल भेजा गया, जिसकी पुष्टि अस्पताल के एक डॉक्टर ने की है। डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल में 16 घायलों का भी इलाज किया गया, जिसमें 7 बच्चे शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अल नुसैरत रेफ्यूजी कैंप में पानी के टैंकर के पास खाली केन के लिए कतार में खड़ी भीड़ पर हवाई हमला हुआ। इसके अलावा गजा सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि रविवार को सेंट्रल गजा और गजा सिटी में 3 रिहायशी इमारतों पर हमले हुए, जिसमें 19 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने रविवार को दावा किया कि बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में दूसरे देशों के नागरिक मतदाता के तौर पर मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बूथ स्तर के अधिकारियों यानी पीएलओ ने नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची में पाया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार इन व्यक्तियों के नाम 1 अगस्त 2025 के बाद उचित जांच के बाद 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। यह दावा बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची की शुद्धता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए एसआईआर अभियान का हिस्सा है। हालांकि इस दावे की सत्यता और इसके पीछे के तथ्यों पर शुरू से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई पत्रकारों ने मौके पर जाकर छानबीन की तो पाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी अपने ही निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार में एसआईआर के तहत घर घर जाकर मतदाता सूची की जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया में बीएलओ ने कथित तौर पर नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों को मतदाता सूची में पाया है। आयोग ने बताया कि 6 जुलाई 2025 तक 80.11% मतदाताओं यानी लगभग 6.32 करोड़ ने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दिए हैं और 4.66 करोड़ फॉर्म्स को ईसीआई नेट सॉफ्टवेयर में डिजिटाइज किया जा चुका है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने और अवैध मतदाताओं को हटाने के लिए शुरू की गई। ईसीआई का कहना है कि केवल भारतीय नागरिक ही मतदान के लिए पात्र हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है। इसीलिए विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि आयोग ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की और यह दावा सूत्रों के हवाले से सामने आया है। वहीं अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस दावे की सत्यता को लेकर कई सवाल हैं। सबसे पहले आयोग ने अभी तक कोई ठोस आंकड़ा या सबूत पब्लिक नहीं किया है कि कितने लोगों को इन देशों से संबंधित पाया गया। सूत्रों के हवाले से दी गई जानकारी बिना आधिकारिक पुष्टि के संदेह पैदा करती है। साथ ही जब इन लोगों के पास आधार, चुनाव आयोग द्वारा दिया गया वोटर कार्ड और सरकारी राशन कार्ड है, तो फिर किस आधार पर इन्हें विदेशी नागरिक कहा जा सकता है। बिहार का नेपाल के साथ लंबी और खुली सीमा होने के कारण वहां नेपाली मूल के लोग होना असामान्य नहीं है। इसके अलावा म्यांमार, बांग्लादेश और अन्य देशों से आए कथित शरणार्थियों के पास आधार कार्ड जैसे दस्तावेज हैं, जिससे उनकी पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यह दावा कि बड़ी संख्या में लोग इन देशों से हैं, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया दावा लगता है। 28 जुलाई को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। 21 जुलाई तक आयोग को हलफनामा देने को कहा गया है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि यह न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश लगती है। वहीं विपक्ष का आरोप ये भी है कि यह अभियान उन मतदाताओं को निशाना बना सकता है जो वैध भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उनके पास पुराने दस्तावेज नहीं हैं। इससे मतदाता सूची से वास्तविक मतदाताओं के नाम हटने का खतरा है, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग सफलता का दावा कर रहा है, लेकिन मैदान पर उनका सर्वर डाउन है और तकनीकी गड़बड़ियों का सामना कर रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि गणना अभ्यास विपक्ष के वोटों को काटने के लिए सिर्फ एक दिखावा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग हमेशा से मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एक असंवैधानिक कदम है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बहुसंख्यक सरकारें सत्ता में बनी रहें। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रत्येक चुनाव आयुक्त अपने इस सरकार के साथ गठबंधन में पिछले आयुक्त से आगे निकल जाता है। बिहार में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण पर निशाना साधते हुए पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता के मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी सरकार के टॉप लीडरशिप पर अप्रत्यक्ष ढंग से जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने सत्ता, धन और ज्ञान के अहंकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग शक्ति, धन, ज्ञान या सुंदरता प्राप्त करते हैं वे अक्सर अहंकारी हो जाते हैं। नागपुर में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को संबोधित करते हुए गडकरी ने नेतृत्व और सम्मान के महत्व पर जोर दिया। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नेतृत्व को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं और कटाक्ष को जन्म दिया है। इसे आरएसएस के हमले का ही विस्तार माना जा रहा है। दरअसल चंद दिनों पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि 75 वर्ष ऐसी उम्र है जब इंसान को सक्रियता से रुक जाना चाहिए। भागवत की इस टिप्पणी को पीएम मोदी के रिटायरमेंट से जोड़कर देखा गया। सितंबर 2025 में मोदी 75 साल के हो जाएंगे। भाजपा में इससे पहले कई नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर कर दिया गया है। वहीं अब नितिन गडकरी ने कहा कि सम्मान मांगा नहीं जाता, इसे हासिल किया जाता है। अगर आप इसके लायक हैं तो आपको यह मिलेगा। जिस व्यक्ति को शक्ति, धन, ज्ञान और सुंदरता का अहंकार होता है वह किसी के काम नहीं आता। उन्होंने विश्व इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि जिन लोगों को जनता ने स्वीकार किया उन्हें दूसरों पर खुद को थोपने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे लोगों को जनता ने स्वीकार किया। उनके इस बयान को कई लोगों ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देखा। गडकरी ने नेताओं के बीच इस अहंकार पर दुख जताया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं सबसे होशियार हूँ, मैं साहब बन गया हूँ, मैं दूसरों को कुछ गिनता ही नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा अहंकार सच्चे नेतृत्व को कमजोर कर देता है। गडकरी की इस टिप्पणी को समझना टेढ़ी खीर नहीं है। भाजपा में साहब शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है यह कोई छिपी बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.